हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल शासन व्यवस्था के बारे में। ये हमारे वीडियोज लुसेंट सामान्य ज्ञान की वीडियो सीरीज है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। और हमें पढ़ना है मुगल शासन का, जो मुगल काल है उसकी जो शासन व्यवस्था थी उसे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जब मुगल शासन का व्यवस्था था उसमें जो मंत्री परिषद था, मंत्री परिषद को विजारत, ठीक है, विजारत कहा जाता था, ठीक है, विजारत कहा जाता था। देखिए, मंत्री परिषद यानी कि मंत्रियों का समूह। जैसे कि बहुत सारे मंत्री होते थे, जैसे सेना को देखने वाला, ठीक है, और सेना को देखने वाला, सलाह देने वाला, कई तरह के विभाग होते थे, उन सब का जो मंत्री होता था, उन सभी के जो समूह है उसे विजारत कहा जाता था, ठीक है। और ये हम लोग मुगल शासन व्यवस्था को देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाबर के शासन काल में वजीर पद पर काफी महत्वपूर्ण था, ठीक है। वजीर का जो पद था शासन काल में, वजीर पद, वह काफी महत्वपूर्ण था, ठीक है। और आपको बताना है कि बाबर कब से कब तक शासन करता है, तो इसके बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर है कि सम्राट के बाद शासन के कार्य को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। तो अगर बादशाह जो होता था, जो शासन करता था, जो सम्राट करता था, उसके बाद अगर कोई शासन कार्य को संभालने वाला, संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था तो वह वकील होता था मुगल काल में, ठीक है। और जिसके कर्तव्य को अकबर ने कई भागों में बांटा था, जैसे कि दीवान, मीर बख्शी, शद्र उश, शद्र एवं मीर सामन में विभाजित किया था। तो अकबर ने जो उसके वकील थे, जो कि सम्राट के बाद शासन कार्यों में आते थे, सबसे महत्वपूर्ण होते थे, तो अकबर ने उनके कर्तव्य को कुछ भागों में बांट दिया था, जैसे दीवान, मीर बख्शी, शद्र उश, शद्र एवं मीर समन में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर औरंगजेब के बारे में बात किया गया है कि औरंगजेब के समय में उशद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। तो सबसे सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान पर काम करने वाला यहाँ पर कोई व्यक्ति था, तो उसका नाम था अशद खान, ठीक है। औरंगजेब के समय में इसने यह काम किया था। चलिए आगे देखते हैं। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिला पाता था। तो हम लोगों ने बात किया था कि अकबर ने वकीलों को उनके कुछ कर्तव्य बांट दिए थे। तो जैसे सरखत नाम के पत्र पर जब तक कि कोई यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं करता, मीर बख्शी के विदाउट हस्ताक्षर के सेना को हर महीने वेतन नहीं मिलता था। और जिस पत्र को वह साइन करता था वह सरखत होता था। सरखत पर जब मीर बख्शी अपना सिग्नेचर, अपना हस्ताक्षर करता था, तो वहां से अकबर की सेना या फिर मुगल सेना को क्या जाता था, वेतन जाता था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो सम्राट के बाद यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण थे वह वकील थे, जैसे कि यहाँ पर बात किया गया है मीर बख्शी के बारे में, ठीक है। जब किसी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। तो ये भी सद्र क्या था, एक वकीलों का कर्तव्य था, एक वकीलों का भाग था। तो यहाँ पर सद्र जब न्याय विभाग का, ठीक है, जब न्याय के विभाग का प्रमुख का कार्य करता था, यानी कि जब वह डिसीजन लेने वाले या फिर सजा सुनाने वाले, निर्णय करने वाले विभाग का जब ये प्रमुख का काम करते थे तो इन्हें काजी कहा जाता था उस टाइम, ठीक है। तो इन्हें उस टाइम काजी कहा जाता था। आगे है कि लगानहीन भूमि मदद ए मास का निरीक्षण सद्र करते थे। तो यही सद्र लोग मदद ए मास, जो कि लगान भूमि होती थी, लगानहीन भूमि का मतलब यहाँ है कि ऐसा भूमि जिस पर कर नहीं लगेगा, ठीक है, यानी कि ऐसा भूमि जिस पर कर नहीं लगेगा, यानी कि उसका कर राजा को नहीं देना है। तो इसका जो निरीक्षण हुआ करता था, इसके बारे में जो जांच पड़ताल हुआ करता था, वह सद्र नामक यहाँ पर वकील करते थे। आगे देखते हैं। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान मीर सामा कहलाता था। देखिए, घरेलू विभाग, घर पर कई सारे काम होते थे। अब सम्राट है तो उसके कई सारे नौकर होंगे, वहां पर खाना बनाने वाला,
साफ सफाई करने वाला, इन सभी जो घरेलू काम होते थे, इन कामों का जो प्रमुख होता था, जो प्रधान होता था, वह मीर सामा होता था। और मीर सामा क्या हुआ, घरेलू विभाग का प्रधान। अब हम लोग सोचते हैं कि अगर एक सम्राट है, सम्राट के कई सारे लड़के हैं, उसके कई सारे रिश्तेदार, सेनापति, ये सारे चीज हैं, उन लोग खाना कैसे खाते थे? तो वहां पर जो घरेलू काम काज करने वाले जो रसोइया हुए, जो नौकर हुए, उन सब का जो प्रधान होता था वह मीर सामा कहलाता था। आगे देखते हैं, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था उसे दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। ठीक है, तो सूचना एवं गुप्तचर विभाग का, सूचना के साथ साथ जब गुप्तचर विभाग का प्रधान होता है, ये दोनों एक ही में है, तो सूचना एवं गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था वह दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। दरोगा ए डाक चौकी क्या था? तो ये मुगल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान था। ठीक है, आगे देखते हैं, शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को, ठीक है, शरीयत आप जानते हैं, शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से, जो दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। तो मुहतसिब नामक जो अधिकारी था वह लोगों में जो दुष्चरित्रता थी उसे रोकता था, लोगों को शरीयत के प्रतिकूल कार्य यानी कि शरीयत से विपरीत जाकर कार्य करने से रोकता था। ठीक है, आम जनता में कोई दुष्चरित्रता ना आए उसे रोकता था, उसका बारे में निरीक्षण करता था। तो उसके जो प्रमुख होते थे वह मुहतसिब कहलाते थे। इन अधिकारियों को मुहतसिब कहा जाता था। ठीक है, आगे है कि प्रशासन की दृष्टि से, ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है कि प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, और सूबों का सरकार में, और सरकार का परगना या महल में, और महल का जिला या दस्तूर, और दस्तूर ग्राम में बटे थे। तो देखिए, यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य था उसको कई भागों में बांटकर, छोटे छोटे यूनिटों में बांटकर यहाँ पर शासन किया जाता था। और जब तक आप डिवीजन नहीं करेंगे, शक्ति का बंटवारा नहीं करेंगे, तब तक आप एक दृढ़ साम्राज्य नहीं स्थापित कर पाएंगे। नहीं तो आप एक केंद्रीकृत शासन, एक केंद्र से आप चाहेंगे कि पूरे शासन को, पूरे साम्राज्य को कंट्रोल कर ले, तो ये मुश्किल होगा। इससे बेहतर है कि आप शासन का, शक्ति का बंटवारा कई केंद्रों में कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपका जो शासन करने का क्षेत्र होगा वो बढ़ जाएगा और उसमें बहुत सारा नियंत्रण हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर कई भागों में बांटा जाता था। तो मुगल साम्राज्य को पहले सूबों में बांट दिया जाता था कि हाँ, हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है तो इसको हम 5 सूबों में बांट देते हैं, 8 सूबों में बांट देते हैं। और फिर इन सूबों को, इन छोटे छोटे सूबों को सरकार में बांट दिया जाता था। फिर सरकार को परगना में, और परगना या महल में बांटा जाता था, महल का जिला या दस्तूर में, और दस्तूर को फिर गाँव में बांट दिया जाता था। तो हर एक भाग में इसको बांटा जाता था और वहां पर एक प्रशासनिक इकाई बनाया जाता था और उसका एक प्रमुख बनाया जाता था। ठीक है, तो इससे होता ये था कि शासन जो था वो मजबूती से चलता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि दस्तूर को ग्राम में बांटा जाता था। ठीक है, और जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां को नागल कहा जाता था। अब ग्राम जो था, ग्राम में भी कई सारी छोटी छोटी बस्तियां हुआ करती थी, उन बस्तियों को नागल कहा जाता था। ठीक है, नगला कहा जाता था। तो इन बस्तियों को, छोटी छोटी बस्तियों को नगला कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है कि मुगल काल के कुछ प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य थे, जैसे सूबेदार जो होते थे वो क्या थे, तो प्रांतों में शांति स्थापित करना इनका काम था। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान ये हुआ करते थे, प्रांत में कार्यकारिणी का ये प्रधान हुआ करते थे। इनका मुख्य काम सूबेदार का होता था कि अपने प्रांत में शांति को बहाल करना, शांति स्थापित करना इनका मुख्य कार्य होता था। ठीक है, आगे देखते हैं दीवान जो होते थे वह प्रांतीय राजस्व का प्रधान होते थे, यानी कि क्षेत्रों का, प्रांतों का जो राजस्व होता था, जो रेवेन्यू होता था, उसका ये प्रधान होते थे। कहे तो सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह ये होते थे। ठीक है, शाही दीवान के प्रति ये जवाबदेह होते थे। प्रांतीय क्षेत्रों का, अपने क्षेत्रों का राजस्व का ये प्रधान होते थे। आगे है बक्सी जो होते थे प्रांतीय सैन्य प्रधान होते, तो क्षेत्रीय प्रांतीय तौर पर जो सेना होती थी उसका ये प्रधान हुआ करते थे बक्सी।
आगे है फौजदार। फौजदार जो था वह जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। तो जो हम लोगों ने बात किया कि जो मुगल साम्राज्य था कई भागों में बटा हुआ था, उसी भाग में एक जिला था। ठीक है, तो जिले में जो फौजी हुआ करते थे, जो सैनिक होते थे, उसका जो प्रधान सेना होता था वह फौजी कहलाता था, वह फौजी अधिकारी होता था और उसका नाम क्या होता था, फौजदार होता था। ठीक है, आमिल या अमल गुजार, ठीक है, आमिल या अमल गुजार जो था जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी हुआ करता था। रेवेन्यू का जो मुख होता था, प्रमुख होता था एक जिले में, उसे आमिल या अमुल गुजार कहा जाता था। कोतवाल, कोतवाल जो होता था वह नगर का प्रधान होता था। ठीक है, नगर प्रधान होता था ये कोतवाल। आगे है सिकदार। सिकदार जो होता था परगने का प्रमुख अधिकारी था। सिकदार जो था वह परगने का प्रमुख अधिकारी था। आमिल जो था वह ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना इसका काम था। तो आमिल जो था एकदम निचले स्तर पर काम करता था, एकदम ग्रामीण से लोगों से जुड़ा हुआ यह अधिकारी हुआ करता था आमिल, जो कि ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाता था। एकदम ये गांव के प्रत्येक किसान को समझ जानता था, जानकारी इसके पास होता था कि कौन कौन यहाँ पर हमारे गांव में किसान है, उनके पास कितनी भूमि हुए है। तो ये सारा काम आमिल करता था और वो लगान को उसी के आधार पर निर्धारित करता था। ठीक है, आगे यहाँ पर है शाहजहां के बारे में कि शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चाकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। तो शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के बीच एक चाकला नाम की एक यूनिट की स्थापना की गई थी, किसमें, शाहजहां के काल में। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे है कि भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। यानी कि यहाँ पर मुगल साम्राज्य ने अपने पूरे भूमि को, अपने पूरे क्षेत्र की भूमि को 3 भागों में ये बांट दिए थे। ठीक है, 3 भागों में ये बांट दिए थे। पहला ये भाग था खालसा भूमि। खालसा भूमि वह भूमि होता था जिसमें प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था, यानी कि इस पर बादशाह का पूरा नियंत्रण था। ठीक है, और ये डायरेक्ट बादशाह के हाथ में था, बादशाह के नाम पर था। अब इस तरह से समझो। ठीक है, दूसरा था जागीर भूमि। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, यानी कि कोई अधिकारी अगर चुना गया है उसको तनख्वाह न देकर, उसको वेतन न देकर के भूमि दिया जाता था। क्योंकि उस टाइम कई सारे ऐसे पद हुआ करते थे जो वंशानुगत हुआ करता था। तो वहां पर क्या होता था कि एक बार भूमि दे दिया जाता था उनको बहुत सारा, और उसी से वे अपना वेतन वगैरह निकाल लिया करते थे। तो इस तरह से जिनको तनख्वाह नहीं देना होता था राजा को, तो वो उसे भूमि दे दिया करते थे कि हाँ आप ये भूमि ले लो और इसके बदले में कार्य करो हमारे साथ। ठीक है, आगे है कि सयूरगल। सयूरगल या मदद ए मास। तो ये भूमि होती थी वो जो अनुदान में दी जाती थी। राजा खुश होकर किसी को दे दिया, जैसे कोई पंडित पुरोहित या फिर कोई कवि उवि, ये सब हुए जो, उनको अगर कोई अनुदान में भूमि दे दिया जाता था तो उसे सयूरगल या मदद ए मास के नाम से जाना जाता था इन भूमियों को। और इन दी गई अनुदान में दी गई भूमि पर लगानहीन ये भूमि होती थी, यानी कि इन पर लगान नहीं लिया जाता था, कर नहीं लिया जाता, किसी प्रकार का टैक्स नहीं था। ठीक है, और इसे मिल्क भी कहा जाता था, और इन भूमि का मिल्क भी कहा जाता था, दूध की तरह कि ले जाओ, क्या दिक्कत है। आगे है शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। तो शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु एक पद्धति अपनाई गई राई, और इसका उपयोग अकबर ने भी किया था। आगे है कि अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई थी, और इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूला करना होता था। दाम क्या था, तो उस समय का सिक्का होता था, उस समय का जो रुपया, जैसे जिस तरह से रुपया होता था उसी तरह से आज जैसे हम लोग रुपया का यूज करते हैं उसी तरह से वहां पर दाम का उपयोग करते थे। तो इसी तरह से यहाँ पर एक अकबर ने 1573 ईस्वी में एक अधिकारी का ही नियुक्त कर दिया और उसको एक क्षेत्र दे दिया। ठीक है, और क्षेत्र में कहा कि आप 1 करोड़ रुपया कमाकर इकट्ठा कर कर लाओ, चाहे आप कैसे लाते हो, टैक्स कितना लेते हो, क्या करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 1 करोड़ रुपया देना है। और इसीलिए इसको करोड़ी कहा गया। ठीक है, 1 करोड़ दाम वसूल करना है।
ठीक है, तो ये कड़ोरी कहलाता था क्योंकि ये करोड़ दाम लाकर देता था। चलो आगे देखते हैं। अब 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। तो अकबर एक नए प्रणाली को यहाँ पर लाता है, दहसाला 1580 ईस्वी में, ठीक है। और इस कर प्रणाली को प्रारंभ करता है इसे, और इस व्यवस्था में टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, और इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। देखिए दरअसल इस जो टोडरमल बंदोबस्त है इसमें क्या कर दिया जाता था कि पहले भूमि को देखा जाता था, भूमि को नापा जाता था, उसके उसको उपज यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी को देखा जाता था, उस वो कितना उत्पादन करती थी उसकी क्वालिटी को देखा जाता था कि हाँ ये कितने भूमि इतने क्षेत्र में कितना प्रोड्यूस कर पा रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद वहाँ पर टैक्स यानी कि कर को निर्धारित किया जाता था, और इसी आधार पर यहाँ पर भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग था वह पोलज हुआ, दूसरा परती, तीसरा चाचर और चौथा बंजर। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे कि पोलज क्या है कि इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, यानी कि प्रत्येक साल खेती होती थी, मतलब यहाँ पर देखिए दिखाया गया कि वर्ष में 2 बार फसल इसमें लगाया जाता है एकदम नियमित तौर पर, ठीक है। एक ठो फसल काटा उसके बाद फिर फसल हुआ, इस तरह से नियमित, मतलब इसमें कोई गैप नहीं होता था, ठीक है। प्रति इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। तो प्रति भूमि पर जो खेती होती थी वो अंतराल अंतराल पर होती है, 1-2 वर्ष के अंतराल इसमें आ जाती थी। 1-2 वर्ष के बाद 1 वर्ष छोड़ देते हैं, अगला वर्ष फिर खेती करते हैं। तो इस तरह की भूमि को यहाँ पर प्रति भूमि कहा गया। फिर है चाचर, और इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी, यानी कि एक बार खेती किए तो आप अगले 4 साल तक खेती नहीं करेंगे, अगले 3 साल तक खेती नहीं करेंगे, उसके बाद फिर खेती करेंगे। तो ये चाचर भूमि कहलाता था। बंजर यह खेती योग्य भूमि नहीं थी और इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। तो बंजर भूमि पर लगान नहीं वसूला जाता था, बाकी सभी भूमियों पर क्या किया जाता था, लगान वसूला जाता था। लेकिन यहाँ पर जो टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था थी इसमें क्वालिटी ऑफ उपज देखा जाता था कि आप कितना कैसा उपज हो रहा है एक भूमि से, तो उसको देखते हुए यहाँ पर कर प्रणाली को लागू किया जाता था, ठीक है। आगे है कि 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी, एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते हैं। तो टोडरमल यहाँ पर खालसा भूमि पर भी भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ कर दिया, और इसको 2 भागों में 2 तरीकों से यहाँ पर 2 श्रेणियों में बांट कर किया गया है, एक तखसीस और दूसरा तहसील के नाम से। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया। नस्क प्रणाली को यहाँ पर कौन अपनाता है, तो औरंगजेब अपनाता है, और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। तो यहाँ पर राजस्व को क्या कर दिया, उपज का आधा कर दिया कि आप जितना उपजाओ उसका आधा यहाँ पर कर दे दो, ठीक है। आगे है, मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। तो जो मुगल का शासनकाल था उसमें कृषक को भी यहाँ पर 3 भागों में बांटा जाता था। ये इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 72 तरीका से कर वसूला जाए, ठीक है। क्योंकि उस समय जो रेवेन्यू जो राजस्व का एकमात्र स्रोत था खेती, कोई और दूसरा था ही नहीं टैक्स वसूलने के लिए, ठीक है। देखिए आगे है कि खुद कास्ट ये किसान उसी गांव की भूमि पर काम करते थे जहां के वे निवासी थे। तो खुद कास्ट वो होते थे, वो किसान होते थे जो उस अपने गांव में खेती करते थे, यानी कि आप अगर उस टाइम थे और अपने गांव में खेती करते थे तो आपको खुद कास्ट कहा जाता, ठीक है। पाही कासत क्या थे, ये दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे, यानी कि रहते थे किसी और गांव में, जाकर खेती किसी और गांव में किया करते थे, ठीक है। और इनके पास तो जमीन नहीं होगा अपना, ठीक है। आगे है मुजारियन जो थे वह खुदकस्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे, यानी कि ये कृषक मजदूर थे एक तरह से मुजारियन, और ये क्या करते थे, जो खुदकस्त कृषक होते थे उनसे भूमि ले लेते थे उधार पर कि हाँ हम आपको कुछ दे देंगे फसल उपजाने के बाद, और उन पर खेती ये किया करते थे, ठीक है। आगे है, मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई
लड़ाई औरंगजेब के समय में हुई। तो औरंगजेब जो था वह सबसे ज्यादा रुपया क्या करता है, ढालता है, बनाता है। इस बात को याद रखिएगा। अन्ना सिक्का का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। तो अन्ना सिक्का जो है वह शाहजहां के काल में चला था, शाहजहां ने उसको चलाया था अन्ना सिक्का को। ठीक है। जहांगीर ने अपने समय में सिक्के पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। तो जहांगीर जो था वह प्रेमी था और यह क्या किया कि नूरजहां का, उसकी अपनी पत्नी थी नूरजहां, उसका नाम अंकित करवाया, अपना नाम अंकित करवाया, अपनी आकृति यह सिक्के पर बनवाया। तो जहांगीर ऐसा मुगल सम्राट हुआ। ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्स है और बॉक्स में लिखल है कि मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था। जैसे गल्ला बख्शी, हम लोगों ने बख्शी के बारे में पीछे पढ़ा था। तो इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। इसमें क्या किया जाता, तो सरकार कुछ फसल का भाग ले लेता था। चलो दो आगे है नसक। नसक इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। तो अगर आप खेती किए हो और फसल लगी हुई है तो फसल को देख कर उसकी स्थिति को देखकर लगान तय कर दिया जाता था और फसल कटने पर उस टैक्स को, उस लगान को जितना तय किया जाता था वो आपसे वसूल लिया जाता था। अगर ऐसा होता है कि लास्ट टाइम में जब फसल खराब हो जाए, तो जैसे काट कर लाने के बाद खलिहान में वहां पर खराब हो जाए, तो यहाँ पर किसान को ज्यादा नुकसान होता था। आगे है जफ्ती। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद दिया जाता था। अब आप कितना बोए हो, ठीक है, उस पर कितना उगा है ये नसक, और कितना बोए हो उस पर जफ्ती, और इसे भी नगद देना होता था। ठीक है। सबसे बढ़िया ये था गल्ला बख्शी, क्योंकि इसमें फसल का कुछ भाग सरकार ले लेता था। अब जितना होगा उतना ही तो लोगे। तो ये दोनों थोड़ा सा ज्यादा टैक्स हो गया सरकार के प्रति, ये दोनों ज्यादा झुके हुए थे, नसक और जब्ती। आगे है कि सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। ठीक है। संसब जो था वह सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। इलाही जो था वह सोने का सबसे प्रचलित सिक्का था मुगल काल में। ठीक है। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का जो आधार था वह चांदी का सिक्का था, चांदी का रुपया था। ठीक है। तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, चांदी का रुपया। याद रखिएगा, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, चांदी का रुपया। ठीक है। और दैनिक लेन देन में, जैसे कि अभी आपको नमक लेना है, प्याज लेना है, ऐसे तो आप रुपया का यूज करते हैं। ठीक है। तो उस समय दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का उपयोग करते थे। और हम लोगों ने करोड़ी करोड़ी करके एक अधिकारी के बारे में बात किया था। तो वही दाम, यही तांबे की 1 करोड़ दाम वह लाता था वसूल करके। ठीक है। और 1 रुपया में 40 दाम हुआ करते थे। तो 1 रुपए में 40 दाम हुआ करते थे। तो आप अनुमान लगा लो कि 1 करोड़ी कितना रुपया लाता था। आगे है कि मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। अब देखो, यहाँ पर हम लोगों ने किसानों को देखा कि वो भी विभक्त थे, कई भागों में बांटा गया था। फिर खेतों को देखा कि उसको कई भागों में, कई अस्त्रों पर बांटा गया था। तो अब यहाँ पर सेना को भी कई भागों में बांट कर रखा गया था मुगल सेना में, जैसे कि पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। तो पैदल सेना अलग हो गया, घुड़सवार सेना अलग हो गया, तोपखाने जो कि बंदूक बंदूक आधुनिक हथियार वाला जो था, ये तोपखाना वाला अलग सेना था, और हाथी सेना जो हाथियों के साथ चलते थे। ठीक है। आगे है मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था में पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, और इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो मनसबदारी कुछ और नहीं, जिस तरह से हमारे देश में IAS IPS होते हैं जो बाबू कहलाते हैं, जैसे कलेक्टर हुए हैं, जैसे अधिकारी जो होते थे, तो उसी तरह की ये मनसबदारी थे। ठीक है, मनसब थे। चलिए, 100 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा, एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजाम कहलाते थे। यानी कि अगर 100 से 500 तक का आप मनसब प्राप्त करते हो तो आप मनसबदार हो। ठीक है, मनसबदार हो। ठीक, अगर 500 से 2500 तक का मनसब आप प्राप्त करते हो तो आप उमरा हो, और 2500 से ऊपर तक आप मनसब प्राप्त करते हो तो आप अमीर ए आजम कहलाते हैं। ठीक है। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञात होता था। जितना आपका जात होगा उतना आपकी ज्यादा प्रतिष्ठा होगी। और ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञात
होता था। जैसे अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 500 जात की पदवी के थे। यहाँ पर जात मतलब आप कास्ट मत समझिएगा, ये उनके पद की प्रधानता को दर्शाता है। ठीक है, कि कौन कितना अधिक है और सीनियर है, इस तरह से। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। ठीक है, जहांगीर के ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया। तो सबसे पहले महावत खां को ये पद 2 अस्पा और सिंह अस्पा पद जो था वह महावत खां को दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने मुगल काल के, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने उनके शासन व्यवस्था, उनकी किस तरह के शासन था, किस तरह से वो कर वसूला करते थे, उनकी क्या सिक्के थी, किस तरह से अर्थव्यवस्था कार्य करती थी, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अगली वीडियो हमारी जो आने वाली है वह मराठों के उत्कर्ष पर आने वाली है। आपसे एक बात और मैं कहूँगा कि वीडियोज़ को शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए और पिछली वीडियोज़ का आप रिवीजन किया कीजिए। रिवीजन करने का सिंपल तरीका है कि आप वीडियोस को ऑन कीजिए और उसका स्पीड बढ़ा लीजिए। ठीक है, यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने की तरीका है, उसका यूज़ कीजिए और वीडियो को 1 बार 2 बार रिवीजन ज़रूर कीजिए और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगली वीडियो में हम लोग मराठों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ, मराठों का संस्थापक कौन था, कई तरह की चीज़ों को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। तो ये हमारा लुसेंट का वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग एक एक करके चैप्टर को कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठों का उत्कर्ष।